अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, जनाब यूसुफ मुलजानी साहब नायब सदर महाराष्ट्र और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 17 उम्मीदवार, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज दोबारा नागपुर को आने का मौका मिला और एक अल्लाह के वली के आस्थाने के करीब से आप तमाम को मुखातिब करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि 15 जनवरी के दिन जो बल्दिया के इंतखाबात का मतदान का दिन है, आप तमाम लोग अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपनी दुआओं से और अपने वोट से नवाज कर नागपुर में आपकी पार्टी की एक लीडरशिप को मजबूत करिए। यकीनन बहुत से डेवलपमेंट के तरक्याती कामों को अंजाम देना है, मगर इस बात की तकलीफ मुझे है कि मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी में ये हिस्सा आता है और नागपुर में जहाँ कहीं भी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के इलाके हैं, वहाँ पर सीमेंट रोड का कोई इंतज़ाम नहीं, सीवरेज लाइन का कोई इंतज़ाम नहीं और फिर बहुत से ऐसे तकालीफ हैं। तो ये एक इलेक्शन एक बेहतरीन मौका है आपके लिए कि आप अपने वोट से अपने उम्मीदवार को कामयाब करिए ताकि वो आपके इलाक़ों में डेवलपमेंट और विकास का काम करवा सके। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन आपको ज़मीनी सतह से अपनी लीडरशिप को बनाने का एक बेहतरीन मौका आपको फराहम करता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा यही कोशिश की कि आपके वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब किया जाए। मुखालिफिन बहुत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, इनके पास सिवाय इल्ज़ामात लगाने के कुछ नहीं कह सकते, मगर मैं इनके इल्ज़ामात का जवाब देते देते थक तो नहीं गया हूँ मगर बेजार हो चुका हूँ, क्योंकि आप जितना भी इनको समझाएंगे ये समझते कि ये बड़ा कारनामा कर रहे हैं। हम बिहार में चुनाव लड़े, बीजेपी को हराने के लिए हमने पेशकश की कि हमको 5 सीट दे दो आप, मगर वहाँ पर जो गठबंधन के लोग थे गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपसे अलायंस नहीं करेंगे। हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, 29 असेंबली सीट पर मुकाबला किया। वो जो 4 MLAs को हमारे ये लोग तोड़ कर लेकर गए थे, वो 4 के साथ हमने अख्तरुल ईमान साहब की सीट पर दोबारा कामयाबी हासिल की और 5 सीट पर हम जीत गए। कांग्रेस पार्टी 60 सीट पर इलेक्शन लड़ी और उनके सिर्फ 6 सीट पर उनको कामयाबी हासिल हुई है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग सेकुलरिज्म का एक झूठा सियासी नारा लगाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को किसी ने किया, ये जो नारा लगता है इलेक्शन के वक्त के सेकुलरिज्म को बचा लो, सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े धोखा देने वाले यही होते हैं। यकीनन मैं सेकुलरिज्म में यकीन रखता हूँ, मगर वो सेकुलरिज्म जिसको भारत के संविधान में जिक्र किया गया है, ये जो सियासी सेकुलरिज्म है, ये हमेशा इस्तेमाल हुआ मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए या उनको बनने से रोकने के लिए। ये जो सेकुलरिज्म इस्तेमाल हुआ, ये लोग जो नारा लगाते हैं, उस वक्त कहाँ रहते हैं लोग जब मुसलमान बच्चे जेलों में उनकी जवानी सड़ जाती है? कहाँ रहते हैं लोग जब घरों को तोड़ दिया जाता है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक दरमंदाना अपील है कि आप इन चीज़ों पर गौर करिए। आपका वोट बड़ा कीमती वोट होता है, ये एक अमानत है
इस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी एक बेबाक आवाज़ है। आपने देखा कि मोदी की हुकूमत ने अजीत पवार के साथ, शिंदे के साथ, चंद्राबाबू नायडू के साथ, नीतीश कुमार के साथ भारत के आइन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक वफ़ के कानून को बनाया। उस वफ़ के कानून को उस पार्लियामेंट कमेटी में मेंबर था, 127 पेजेस की डाइसेंट रिपोर्ट मैंने दिया। और जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया था तो मैंने पूरी दलीलों के साथ मोदी की हुकूमत को बेनकाब किया, एक्सपोज किया कि ये सिर्फ और सिर्फ कानून मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहों को छीनने के लिए लाया गया। उस बिल को फाड़कर मैंने पार्लियामेंट के फर्श पर फेंका। और मैं आज भी बता रहा हूँ, ये कानून का ऐसा इस्तेमाल होगा जहाँ से हमारी वक्फ की जायदादें ख़त्म कर दी जाएंगी। या तो कोई मुस्तकबिल में कोई वक्फ ना करे, या है तो उसको मुसलमानों से छीन लिया जाए। दूसरी तरफ सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं। आप पूछिए इन लोगों से कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 185 लोगों की मौत हुई और 11 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 19 साल तक ये लोग जेल में थे। आप बताइए, बम्बई हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। वो 185 लोग जो मारे गए, उनके अफराद खानदान के लोग पूछ रहे हैं किसने हमारे रिश्तेदार को मारा या हमारे बाप को मारा। जो मुसलमान 19 साल जेल में थे वो सवाल कर रहे हैं कि हमको जेल में क्यों रखा तुमने। आज आप जानकर तकलीफ महसूस करेंगे कि एक कमाल अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था मधुबनी बिहार से। कोविड में किसी को बेल नहीं मिली, कमाल अंसारी कोविड में उनका इंतकाल हो गया। बच्चे पैदा नहीं हुए थे, बेटी एक एक्यूज की जेल में बाप है तो बाप निकल कर कहता है कि मैंने जेल की सलाखों से पीछे अपनी बेटी को देखा। तो ये कब तक नाइंसाफी का दौर इसी तरीके से इस्तेमाल होगा। याद रखिए, मैं आपको इस अहम जगह से कह रहा हूं, भारत और महाराष्ट्र में हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है। और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल की तालीम से महरूम हो जाएंगे। अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपको समाजी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप वोटर बनकर रह जाएंगे तो इज्जत की निगाहों से आपको कोई नहीं देखेगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सिटीजन विद राइट्स एक वोटर से बड़ा होता है। ये तमाम सियासी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, ये अजीत पवार हो, शिंदे हो, ये सिर्फ डरा कर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस है, ये सिर्फ आपको वोटर इसलिए बनाना चाहती है ताकि कुछ आपका काम ना हो सके। मजलिस आपसे कह रही है कि आप लीडर बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए, अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाइए। आज आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में 2 नौजवानों को बेल नहीं दी। क्या आप जानते क्यों नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने बेल? इसलिए नहीं दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, उस वक्त होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे, उन्होंने कानून लेकर आया और उन्होंने डिफाइन किया कि दहशतगर्दी क्या होती है। मैं अपने 5 मिनट की तकरीर में उस वक्त पुकार कर कह रहा था कि सेक्शन 15A का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलित आदिवासियों पर होगा। मैंने अपने तकरीर में कहा कि एनी अदर वे का मतलब क्या है। अरुंधति राय की राइटिंग पर उसको जेल में डाला जा सकता है। 180 दिन का डिटेंशन उसमें रखा गया कि बगैर पुलिस कस्टडी, पुलिस को कस्टडी मिलेगी 180 दिन की।
आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों बच्चों को बेल नहीं देने की वजह बताई, सेक्शन 15A कहा उन्होंने। कहा ये कांग्रेस वाले जो आज कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टेररिज्म का डेफिनेशन लिख दिया कि एनी अदर वे। आप बताइए क्या कोई टेररिज्म एनी अदर वे में हो सकता है? 5.5 साल से वो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, अपनी बहन की शादी के लिए पेरोल पर निकलता है। अमरावती में किसी को डाला गया जेल में 3.5-4 साल। क्या कानून यूएपीए का। और हद तो ये हो गई कि 2019 में अमित शाह ने यूएपीए का अमेंडमेंट लाया। आपको मालूम किसने उसको सपोर्ट किया? वो कानून क्या कहता है? एनआईए का एक इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर नागपुर में किसी को भी टेररिस्ट बोल देगा। उस कानून को सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी ने। मैं इम्तियाज जलील साहब अपोज किए, वोटिंग करवाए, हर अमेंडमेंट के सेक्शन पर वोटिंग करा स्पीकर को बोलकर कि शायद कांग्रेस कम से कम देखेगी कि ओवैसी उनको एक्सपोज कर रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी टस से मस नहीं हुई। मैं अपनी तकरीर में कांग्रेस के लोगों से कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम्हारे नेता 1-1 साल 2-2 साल जेल को जाएं, तुमको पता चलेगा हमारी तकलीफ क्या होती है। तो भड़क गए, पूरे उठ गए। मैंने कहा यही तुम्हारा रिएक्शन है। जब तुम पर आंच आती है तो तुम देश को सर पे उठा लेते, और जब हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं 70 साल से, तुम कानून बना रहे हो, हम बर्बाद हो रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया और आज जो जुल्म हो रहा है, जो निशाने पर मुसलमान को रख दिया गया, एक नफरत का बाजार आम कर दिया गया, हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, हमारी खुशियों की कोई हमारे को मौका नहीं मिलता। हर तरफ या तो बांग्लादेशी हैं, या तो फिर आतंकवादी हैं, या तो फिर फुला हैं। आखिर इस दौर का खात्मा उसी वक्त होगा जब भारत के मुसलमान अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। और आप अगर यही समझेंगे नहीं ये आएगा, वो पार्टी, कोई किसी को आपसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे वोट से है। वोट हासिल हो गया, उसके बाद खामोश, रफ्फू चक्कर, कोई पलट के पूछता नहीं। जाकर भारत के कोने कोने में देख कर आ रहा हूं, जिस दिन मुसलमान खड़े होगा और अपनी लीडरशिप को बनाएगा, हम अपने फैसले करेंगे, हम एक ढाल बन सकते हैं। तो मेरी आप तमाम सदमन गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। रहा सवाल ये बीजेपी के लोगों का जो मुसलमानों से नफरत की बातें करते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती ट्रंप और चाइना के ऊपर, इनकी जबान नहीं खुलती। ट्रंप बोल रहा है कि मोदी मुझसे बोला यस सर प्लीज। बोलो, क्या मोदी ने कहा यस सर प्लीज? मगर नहीं, चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरे सैटेलाइट इमेजेस दिए, जमीन और आसमान पर पूरे भारत के एयरक्राफ्ट दिखाया, उसने अपने एयरक्राफ्ट दिए। आज उस चाइना को जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद किया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार रेड कारपेट वेलकम चाइना को दे रही है कि आइए भारत में इन्वेस्ट करिए। क्या बेशर्मी है ये, क्या बेशर्मी है ये कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क एक आतंकवादियों को प्रमोट करता है, उसकी चाइना की आर्मी पाकिस्तान को पूरी मदद कर रही है। हम यहाँ बैठकर बोल रहे वेलकम टू इंडिया, आइए चंद दिन गुजारिए, पैसे लगाइए भारत में। आप बताइए, ये हाल है बीजेपी का। और यहाँ पर आया हूं, ये एक तारीखी सरजमीन है, यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना धर्म बदला था और दुनिया को बता दिया कि क्या होता है मनुवाद, क्या होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म पर है, मुझे अमरावती से अब लोग गाड़ी से आने में थोड़ा देर हो गई, मगर आप तमाम का शुक्रिया कि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आप यहाँ पर आए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को और अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ की यूनिट को आप अपने दुआओं से मजबूत करिए, इनकी हिम्मत अफजाई करिए ताकि ये और बेबाक तरीके से आपकी खिदमत कर सके। मैं आप तमाम का
शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।